नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। कुख्यात तस्कर जो कि नीमच जिले के हाथीपुरा गांव का सरपंच भी था, पप्पू धाकड़। उसने एक छोटे से गांव में बड़ा साम्राज्य अवैध तरीके से स्थापित कर रखा था। डोडा चूरा उसके पास से मिला अवैध, साथ ही साथ असला मिला, जो कि लगभग एक बहुत बड़े प्लाटून के पास जितना असला होता उतना असला मिला। उस छोटे से गांव में वो बड़ी आराम की और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। किस तरह से उसने सारे अपने अवैध साम्राज्य को स्थापित कर रखा था, आइए बात करते हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और एडवोकेट मनीष जोशी जी से। उनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से कुख्यात तस्कर पप्पू धाकड़ को पकड़ा गया है और वहाँ से बड़ी मात्रा में अवैध असला और अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ है, कई बीघा ज़मीन जो है वो प्रशासन ने छुड़वाई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये कार्रवाई की किसने, तो ये कार्रवाई जो की वो सीबीएन कोटा के द्वारा की गई। और जो आपने बताया कि उसके पास इतना असला बरामद हुआ और इतनी अवैध मात्रा में उसके पास डोडा चूरा जब्त हुआ, तो निश्चित रूप से उसको खुला संरक्षण लोकल प्रशासन का था। यहाँ मैं इस माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि कई बीघा ज़मीन पर उसने अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी जानकारी राजस्व विभाग को नहीं, पटवारी को नहीं, आरआई को नहीं, गिरदावर को नहीं। और ये मान भी लिया जाए कि चलो अतिक्रमण की भूमि की आपको जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि उस अतिक्रमण की ज़मीन पर उसने महल बना रखे हैं, अलमारियों के अंदर गोपनीय कमरे बना रखे हैं, और यहाँ तक कि जो डोडा चूरे की गाड़ियाँ लोड होती थी उनके लिए स्टैंड बना रखे हैं। तो निश्चित रूप से जब तक कि प्रशासन का संरक्षण इनको प्राप्त नहीं हो, लोकल प्रशासन, हाथीपुरा किस थाने क्षेत्र में आता है, वहाँ के थाने वाले क्या कर रहे थे, और अगर अवैध अतिक्रमण था तो वहाँ के राजस्व अधिकारी क्या कर रहे थे, वहाँ के पटवारी क्या कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि उसके बाद जनसाधारण की जानकारी में वो सरपंच का चुनाव लड़ता है। और कब लड़ता है? वो चुनाव जब लड़ता है जब उसके खिलाफ ऑलरेडी राजस्थान में 2 एनडीपीएस के केस पेंडिंग है। और निश्चित रूप से उसकी जानकारी हाथीपुरा थाना, हाथीपुरा जो है जिस थाने के अंतर्गत आता है, चाहे वो सिंगोली थाने के अंतर्गत आता है, चाहे रतनगढ़, तो रतनगढ़ थाने के पास निश्चित रूप से ये सूचना होगी। क्योंकि निश्चित रूप से किसी भी एक क्षेत्र में अगर मान लो एक दूसरी स्टेट में केस बनता है तो वो स्टेट वाले संबंधित थाना क्षेत्र को जरूर सूचित करते हैं। तो रतनगढ़ थाने वाले को ये मालूम होगा कि पप्पू धाकड़ जो है, जो चुनाव लड़ रहा है सरपंच का, वो एनडीपीएस के 2 मामलों में राजस्थान में फरार है। तो वो आखिर कैसे सरपंच का चुनाव लड़ा? उन लोगों ने क्यों नहीं प्रशासन को, कलेक्टर को या एसपी को सूचना दी? तो आपका कहना यह है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के संरक्षण के बगैर तो ये काम संभव है ही नहीं। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि ये जो कार्रवाई की गई है कोटा की, और कोटा सीबीएन ने की है, यहाँ का लोकल प्रशासन या जिले का प्रशासन या मध्य प्रदेश शासन से जुड़े हुए लोग क्या कर रहे थे? देखिए, हमेशा से नीमच जो है, मैंने आपको बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चारगाह रहा है। नीमच में आला अधिकारी सिर्फ इसीलिए आना चाहते हैं, और खास करते पुलिसकर्मी, पुलिस विभाग का हर अधिकारी नीमच जिले में आना चाहता है और 2-3 साल रहना चाहता है, और ये अवैध लाभ अर्जित करके यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। ये पहला केस ऐसा नहीं है। हमने पहले भी देखा, एक बाबू सिंधी का एक केस हुआ जिसमें 100 किलो अफीम और डोडा चूरा वो गेहूं में मिला के बेच रहा था, और पुलिस की नाक के नीचे बेच रहा था, और उसका अवैध व्यापार कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस को इसकी भनक नहीं थी, और सीबीएन ने ये छापा मारा। और तो और उस बाबू सिंधी के साथ तत्कालीन थाना क्षेत्र के टीआई के द्वारा बंदूक से केक काटने का वीडियो भी वायरल हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं है। निश्चित रूप से पुलिस वालों का, संबंधित थाना क्षेत्र वालों का इन तस्करों को संरक्षण रहता है, और इसीलिए ये इतना बेधड़क और खुलेआम काम करते हैं, और इसलिए इतना असला इनके पास रहता है कि अगर पुलिस वाले और सीबीएन वाले वहाँ जाए तो वो उन पर हमला भी कर देते हैं। सर, आपने अभी जैसे कि बाबू सिंधी की बात छेड़ी, इससे पहले एक मामला और आया था रिहायशी इलाका नीमच का इंदिरा नगर में, जहां से मनीष तिवारी नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया था और भारी अवैध सामग्री के साथ पकड़ा गया था। तो ये लोग आसानी से रिहायशी इलाकों और गांव खेड़ों को अपना स्थान बना लेते हैं और वहां से ये अवैध गतिविधियाँ संचालित करते हैं। देखिए, रिहायशी इलाकों को कैसे अपने ठिकाने बना लेते हैं, जब तक संबंधित थाना क्षेत्र का संरक्षण नहीं हो। और मेरा फिर ये कहना है कि तिवारी वाले मामले में अगर पुलिस अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती
तो तिवारी तो सिर्फ माध्यम है। अगर उसमें अनुसंधान पूरी तरीके से होता तो उसमें भी निश्चित रूप से इन दोनों बड़े स्मगलरों में से किसी एक स्मगलर का नाम आता। मनीष तिवारी तो माध्यम था। इसी तरह छायन का भी एक केस आया था, वहाँ का व्यक्ति थाने में बंद है, लेकिन उनके गुर्गे के द्वारा कई तरह के अवैध कामकाज चलाए जा रहे हैं। ये मैंने कहा कि नीमच प्रशासन, नीमच का जो पुलिस प्रशासन है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। राजस्व अधिकारी जो है गहरी नींद में सोए हुए हैं। मैंने एक दो मंच से ये इस बात को उठाया भी है कि आप इस नीमच ज़िले के किसी भी राजस्व अधिकारी से आप ये पूछ लें कि नीमच तहसील में या पूरे नीमच ज़िले में कितनी सरकारी ज़मीन है जो खाली पड़ी है और उन पे किन किन लोगों का आधिपत्य या किन किन लोगों का अतिक्रमण है, तो ये वो आंकड़ा नहीं दे सकते। और इसीलिए ऐसी अवैध गतिविधियों को अंजाम इस तरीके के लोग देते हैं। भाजपा नेता इस कार्रवाई का श्रेय ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये शिवराज सरकार की सफलता है कि तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। तस्करों के खिलाफ अगर शिवराज सरकार ने अगर चलाया होता तो सीबीएन कोटा को यहाँ दबिश नहीं देनी पड़ती। अब जब वो पकड़ में आ गए तो वाई लूटने के लिए, क्योंकि इसके अलावा कुछ कार्रवाई आप कर ही नहीं सकते थे और उसमें कोई शिवराज सरकार या बीजेपी सरकार ने नहीं करा। बीजेपी के लिए तो शर्मनाक बात यह है कि वो बीजेपी से सरपंच का चुनाव लड़ा और एक वहाँ के जो स्थानीय मंत्री है उनके संरक्षण में और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और सरपंच बन गया, जबकि उनको इस बात की भली भांति जानकारी होगी कि ये स्मगलर है और इसके खिलाफ राजस्थान में 2 ऑलरेडी केस पेंडिंग है। उनका ये कहना है कि इसने ऑनलाइन सदस्यता ले ली होगी, जबकि वो भाजपा का जनप्रतिनिधि है, सरपंच चुना गया है, तो ये भाजपा की छवि पे भी कहीं ना कहीं असर तो डालता है। देखिए, अगर बीजेपी का कोई नेता है और ये मंत्री अगर ये कहता है कि इसने ऑनलाइन सदस्यता ले ली होगी, तो उनको ये बात कहने में फिर बहुत शर्म महसूस होना चाहिए कि हमारी पार्टी जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि इसने ऑनलाइन सदस्यता ले ली होगी, तो जिस आधार पर आप दावा करते हैं कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो वो भी ऑनलाइन ही है। और अगर ऑनलाइन भी अगर आपकी टीम का कोई, आपकी पार्टी का कोई सदस्य बन रहा है, तो आपको इस बात की जानकारी तो होना चाहिए। अब इन तस्करों के खिलाफ और किस तरह की मुहिम चलाई जानी चाहिए, क्या और ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी संख्या में ये बातें सामने आने लगी। देखिए, मेरा ये मानना है कि राजस्व अधिकारियों को और पुलिस प्रशासन को काफ़ी सख्त रवैया नीमच ज़िले में अपनाना चाहिए, क्योंकि इनके जो अधीनस्थ कर्मचारी है, मतलब मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि पुलिस वालों की जहाँ ड्यूटी रहती है, मैं ये आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आप अभी किसी भी संबंधित थाने पर जाइए और वहाँ से आप बीट पता कीजिए कि किस किस आरक्षक की कौन कौन सी बीट है, और अगर वो आरक्षक उस बीट पे मिल जाए तो आप दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा। सिर्फ बीट जो है कागज़ों में चलती है, जहाँ जिसकी जिम्मेदारी कर्तव्य होता है वो उस कर्तव्य स्थल पर मौजूद नहीं रहता है, और जब पुलिस वाले मौजूद नहीं होते हैं तो ऐसी घटनाओं, हाथीपुरा में आखिर आप इस बात को देखिए कि कौन लोग थे, किसकी बीट थी, किस पुलिस वाले की बीट थी वहाँ, किस पटवारी की बीट थी वो, और आखिर उनको क्यों भनक नहीं लगी। आज सीबीएन कोटा को इस बात की भनक लग सकती है कि मध्य प्रदेश के एक सीमावर्ती गांव में एक बड़ा अड्डा चल रहा है, वहाँ से बड़ा अवैध अफीम का कारोबार हो रहा है, वहाँ असला है, वो पूरी तैयारी से आते हैं और आपके लोकल प्रशासन को आपकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है और आपको पता नहीं। ऐसा नहीं होता, पता आपको सब है। आप एक छोटे से अफीम के स्मगलर को, 1 किलो अफीम ले जाने वाले को या 10-20 किलो डोडा चूरा ले जाने वाले को आपके मुखबिर आपको सूचना दे देते हैं, लेकिन इतने बड़े तस्कर की सूचना आपको नहीं मिलती है। स्पष्ट है कि आप भ्रष्टाचार का पैसा ले रहे हो और उसकी आड़ में ये ऐसे तस्कर, पप्पू धाकड़ जैसे और बाबू सिंधी जैसे तस्कर जो है फलते फूलते हैं। तो आपने सुना, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष जोशी का कहना है कि ये श्रेय लेने वाली बात नहीं है, बल्कि प्रशासन के लिए शर्म की बात है कि जो कार्रवाई प्रशासन को पहले कर लेनी चाहिए थी, नीमच जिला प्रशासन को या सिस्टम को यहाँ के पहले कर लेनी चाहिए थी, वो कार्रवाई कोटा से आके सीबीएन के लोग करते हैं और उसके बाद यहाँ का प्रशासन जागता है। इसके लिए वो पूरी तरह से प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और भाजपा के लिए भी उनका ये कहना है कि भाजपा के लिए इस बात के लिए उन्हें संजीदगी के साथ रवैया अख्तियार करना चाहिए कि उनके साथ किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।